हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और वन शॉट सीरीज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स। काफी सारे बच्चे काफी टाइम से कह रहे थे, मैंने ये फाइल भेजी हुई थी बट फाइनली अब ये फाइल तैयार होकर आ गई है। तो फटाफट से शुरू करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बस मैं आपको यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, और अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। हाइप कर देंगे तो फिर बात ही क्या है। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है बेटा। जैसे बहुत सारे बच्चे, जो नए बच्चों को चैनल मिल रहा है, वो कमेंट करके बता रहे हैं कि हमें बड़ी लेट ये चैनल मिला है। ठीक है, बट यहां पर अगर आप सपोर्ट कर देंगे तो उन बच्चों तक भी हमारी वीडियोस पहले पहुंच सकती हैं और कुछ बच्चों को इससे बेनिफिट हो सकता है। उनका जो नीट में या जेई मेन में एग्जाम में स्कोर है वो थोड़ा बेहतर आ सकता है बेटा। ओके, तो बेटा सपोर्ट करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। शुरू करते हैं। बीच में आपने अगर कोई और वीडियो देखी है तो कोई ज्यादा बात हम नहीं करते हैं, सीधा मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हम आपके लिए ऐप भी लेकर आ चुके हैं, ज्ञानिस्ट ऐप। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है बेटा। आइडियल गैस कंसेप्ट क्या कहेगा, कहता है बेटा हमारे पास ये कहता है नो मोलिकुलर फोर्स एक्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। पहले इन्होंने आइडियल गैस को डिफाइन किया है कि आइडियल गैस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा। इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होती, यही हमारे पास मेन रीजन होता है। जस्ट डिफरेंस होता है रियल गैस एंड आइडियल गैस में। लास्ट में रियल गैस लिखेंगे तब भी हम इन चीजों को देखेंगे बेटा। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये दो मेन रीजन है जहां पर जो रियल गैस है और आइडियल गैस है उसमें डिफरेंस आता है। जो हमारे पास वंडरवॉल इक्वेशन है और आइडियल गैस इक्वेशन है वो इन दोनों रीजन की वजह से ही अलग होती है। Molecules of the gas are considered as tiny spheres. Collision between the molecule is perfectly elastic and the collision between molecule and wall is also elastic. Collision कैसी ली जाती है बेटा? Perfectly elastic collision ली जाती है। Gas molecules moves in a straight line बेटा. Between two collision, effect of gravity on them can be neglected. हम उन पे ग्रेविटी का इफेक्ट निगलेक्ट करते हैं, इनका मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा बेटा। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस इज कांस्टेंट। ये हमारे पास कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज जीरो। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज जीरो। इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास क्या रहेगी बेटा? जीरो रहेगी। इंटरनल एनर्जी बिकम्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये हम अभी उसमें भी लिखेंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में। ऑल रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। फिर क्या कहता है बेटा? वेरियस गैस लॉज बेटा। आइडियल गैस ओबे ऑल गैस लॉ एंड इक्वेशन। कौन कौन से? बॉयल्स लॉ। अब बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर मुझे याद नहीं रहता कि भाई कौन से लॉ में क्या है। तो मैं सिंपल उनको ये कहता हूं कि बेटा थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है, बॉयल ये स्पेलिंग अलग है बट आप इसे याद रख सकते हैं, ऐसा वाला बॉयल। बॉइलिंग इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। बॉइलिंग इज रिलेटेड टू टेम्परेचर बच्चों। तो बॉयल्स लॉ मतलब व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं? तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, हाइपरबोलिक ग्राफ। चार्ल्स लॉ, अब इसमें कैसे करेंगे? 4 से आप ध्यान में रख सकते हैं बार। अरे दूसरी वाली नहीं रे, बार। दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यहां से आप क्या ध्यान में रख सकते हैं बेटा? 4 से बार, बार से प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। ये एक तरीका है, ज्यादातर बच्चों को डायरेक्टली याद होगा। क्यों? क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं बेटा। ये एक हाई वेटेज चैप्टर है जिसमें से हर साल
नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और अगर हम देखें जेई मेन में भी ऑलमोस्ट सभी पेपर में इसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्लियर है। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां ध्यान देना है बेटा, अगर ये केल्विन स्केल होगा तो ये जो लाइन है ये कहां से पास करेगी, ओरिजिन से, बट ये डैश लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हम 0 केल्विन पे जाकर इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, अभी उतनी ज्यादा थ्योरी अवेलेबल नहीं है। बट अगर ये सेल्सियस में होगा तो ये ग्राफ 0 डिग्री, ये हमारे पास अब क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 273 केल्विन हो गया, तो ये यहां से ऐसे ग्राफ आगे है, पीछे वाले ग्राफ को आप डैश लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। जनरली हम 273 लेते हैं बेटा, एग्जैक्ट कितना होता है 0.15 भी होता है। अब यहां पर एक चीज और समझनी है, जब हम देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इक्वल टू एनआर टी, तो ये एनआर इधर आ गया, टी उधर आ गया, तो स्लोप डीवी बाई डी टी एनआर बाई पी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिस स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। काफी सारे न्यूमेरिकल्स में ये हमारे पास यूजफुल होती है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड लॉ बच जाता है गेल लुसेक लॉ बेटा। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो इसमें क्या कांस्टेंट होती है बेटा, वॉल्यूम। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहां पर भी वही है। अगर ये केल्विन स्केल है तो ये ओरिजिन से पास होगा, अगर ये सेल्सियस स्केल है तो ये कुछ इस तरीके से बैक ट्रेस करने पे ये इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v बेटा, 1/v के प्रोपोर्शनल होगी स्लोप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझे बेटा, ये स्लोप वाला भी न्यूमेरिकल्स में काफी ज्यादा यूज होता है जब हमें किन्हीं 2 लाइन पे हमें कंपेयर करना हो कि किस पे वॉल्यूम ज्यादा है किस पे वॉल्यूम कम है। जब हम एक डायग्राम से पीवी डायग्राम से वीटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पीटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तब ये काफी यूजफुल रहता है बेटा। एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, इन सब की एप्लीकेशन हम बताएंगे बेटा। अभी तो ये क्विक रिवीजन वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के लिए हम 1 शॉट वीडियोस बनाएंगे जिसमें इनके साथ साथ जो रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगी बेटा। ओके, एवोगैड्रोस लॉ बच्चों, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। At STP, 22.4 liter volume of gas contains Avogadro number of molecules or 1 mole of molecules। ठीक है बेटा, 1 मोल का मतलब क्या होता है, ये हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी काम आता है बेटा। तो मुझे आप कमेंट करके बताइए जिसने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वीडियो 1 शॉट देखी है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं। मैं ऑप्शन देता हूं, फ्रैंकलिन बोलते हैं या फैराडे बोलते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन बोलते हैं या फैराडे बोलते हैं। ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है बेटा। क्लियर है। देखते हैं कितने बच्चों ने चीजें देखी हैं और उनको याद है। कंपटीशन बहुत पास है तो ऐसी चीजें आपको याद होनी चाहिए बच्चों। यहां पर बात कर रहे हैं गैस की, तो एसटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये ध्यान में रखना है बेटा, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो वाटर के रिलेटेड आता है कि इतने ग्राम वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, स्टीम मतलब गैस में, तो वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। नीट पीवाईक्यू में भी है। तो 22.4 लीटर, तो उस ग्राम की वॉल्यूम निकाल लेंगे वाटर की, 22.4 लीटर में इतने होंगे, तो हम उस तरीके से निकाल सकते हैं कि भाई इतना मास है, इतने एटम है, तो वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। समझे बेटा, जो भी मास दिया होगा वाटर का उससे हम निकाल लेंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 22.4 कवर करते हैं, तो उतने मॉलिक्यूल कितनी वॉल्यूम कवर करेंगे। क्लियर। फिर आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बेटा। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन मोर देन 2 नॉन रिएक्टिव गैसेस आर केप्ट इन अ कंटेनर द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द
सम ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस व्हेन केप्ट सेपरेटली वन बाय वन। अगर आप एक कंटेनर में पहले एक गैस रखें बेटा, फिर उस कंटेनर में दूसरी गैस लेकर आए, तो इसने P2 प्रेशर एक्सर्ट किया, इसने P1। अब सेम कंटेनर में दोनों गैस को एक साथ रख दिया, तब कितना प्रेशर आएगा? वो आएगा P1 प्लस P2। यानी कि जितना इंडिविजुअल गैस को, जब एक एक गैस को कंटेनर में रखा गया, जितना प्रेशर उन्होंने इंडिविजुअली लगाया, तो जब हम साथ में रखेंगे तो दोनों गैस का टोटल प्रेशर ही बन जाएगा। इसे जो इंडिविजुअल प्रेशर है इसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर बेटा, इसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं बेटा, और टोटल प्रेशर इसका सम हो जाएगा। ओके, तो बेटा नेक्स्ट है आइडियल गैस इक्वेशन। भाई साहब यही तो है वो, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सबको मालूम है। यहां थोड़ा सा टर्म का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। एन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि आगे जाके जो प्रेशर की इक्वेशन आएगी उसमें ये स्मॉल एन कुछ और रिप्रेजेंट करता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये एन नंबर डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो एन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। 8.314 इसकी वैल्यू रहती है। न्यूमेरिकल में अप्रोक्सीमेटली हम इसे क्या लिखते हैं? 25/3, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। कैलोरी में आप इसे लिख सकते हैं 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। नंबर ऑफ मोल को क्या लिख सकते हो बेटा? m डिवाइड बाय कैपिटल M। ये क्या होगा? टोटल मास डिवाइड बाय 1 मोल का मास। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? अब अगर हम इधर वॉल्यूम को डिवाइड कर दें तो m बाय v, ये हमारे पास क्या बन जाती है बेटा? रो। रो इज द डेंसिटी, रो इज द डेंसिटी। क्लियर है बेटा? तो ये इक्वेशन PV इक्वल टू NRT एंड PV P इक्वल टू रो RT बाय M, ये हमने जो है इसको लिखा है बेटा। ओके, डेंसिटी यहां पर मैंने लिख दिया। देखिए डेंसिटी ये थोड़ा सा गलत जो है वो सिंबल बन गया, ये M स्मॉल है बेटा। ये कौन सा M है? स्मॉल। क्लियर? फिर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में, अभी अभी मुझे 2 दिन पहले एक कोई बच्चा हमारी वीडियो देख रहा था, है ना, उसने कमेंट करके बताया कि सर हम तो क्लास में RT लिखते थे, आपने KBT कैसे लिख दिया, K कैसे लिख दिया, है ना। तो आपको ये बात समझनी है बेटा कि जब नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो हमारे पास R आएगा, ये पर मोल है। और जब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे बेटा, यहां पर N क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। N क्या है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा? KBT आएगा। बात समझ रहे हैं? ओके, तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है R बाय NA। तो डिवाइड कर, अगर आपको ये वैल्यू नहीं भी याद रहती कोई बात नहीं बेटा, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। ज्यादातर न्यूमेरिकल में हम इसको जो है 1.4 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? ज्यादातर न्यूमेरिकल में 1/4 यूज करते हैं। ठीक है, 10⁻⁻23 तो है ही। तो ये 3 एक्सप्रेशन हैं। सिर्फ यही नहीं है आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT, P रो RT बाय M, PV इक्वल टू N KBT। अगर आप PYQ देखेंगे तो इसके ऊपर ही काफी सारे क्वेश्चंस हैं, चाहे आप जेई मेन के PYQ देखो, चाहे आप नीट PYQ देखो, इस इक्वेशन के ऊपर भी लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन है अवेलेबल है। फिर आता है प्रेशर ऑफ गैस बेटा, ये मैं जो आपको कह रहा था, पार्टिकल कोलाइड इलास्टिकली विद वॉल। अब क्या होता है कि ये कंटेनर है, कंटेनर में एक पार्टिकल इधर जा रहा है, तो इसके पास 3 वेलोसिटीज होंगी, 3 कंपोनेंट आप वेलोसिटी के लिख सकते हो। अगर मैं इस वॉल के ऊपर फोर्स देखूंगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी ये Vx वेलोसिटी, इस वॉल के ऊपर देखूंगा तो उसके लिए Vy, सामने वाली वॉल के लिए देखूंगा तो Vz। इसलिए मैंने यहां पर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे डेरिवेशन के, पूरी डेरिवेशन यहां पर हमने नहीं लिखी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला कि कोलिजन इलास्टिक होती है, दूसरा
पार्टिकल का 3 डायमेंशनल मोशन है तो वेलोसिटीज क्या होंगी, रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। आइडियल गैस में ये तीनों सभी डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, सेम। क्यों, सभी वॉल पे प्रेशर क्या लगता है, सेम लगता है। अगर प्रेशर सेम लग रहा है इसका मतलब मोमेंटम ट्रांसफर सेम है, इसका मतलब वेलोसिटीज सेम है। अगर ये सारी वेलोसिटी सेम है बेटा तो वी स्क्वायर का रूट, तो ये कितना आ जाएगा, रूट 3v आ जाएगा बेटा। कोई भी कंपोनेंट, तो हर एक कंपोनेंट किसके बराबर आएगा बेटा, v बाय रूट 3 आएगा। इसके ऊपर स्टार ऑलरेडी लगा रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, आपको धोखा देगा बेटा, उस आपको वीआरएमएस निकलवा देगा और पूछेगा आपको किसी एक डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में वीआरएमएस का कंपोनेंट क्या होगा, तो वो आपको v बाय रूट 3 एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। प्रेशर का फॉर्मूला बच्चों 1/3 nm VRMS स्क्वायर। मैं फिर कह रहा हूं, टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। पीछे पीवी एनआरटी में n क्या था, नंबर ऑफ मोल, यहां पर n क्या है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। m यहां क्या है, ये मास ऑफ गैस नहीं है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस है बेटा। ये हर एक मॉलिक्यूल का मास है, समझ रहे हैं, टोटल मास नहीं है। यहां पर जो हमने लिया था ये क्या था, टोटल मास ऑफ द गैस। यहां पर जो m था ये क्या था, टोटल मास ऑफ द गैस। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो इन दोनों में फर्क है। अब ज्यादा कितने सिंबल लेकर आए m के लिए, तो इसलिए दोनों के लिए सेम सिंबल यूज किए गए। अब जब यहां पर आप n को लिख दोगे, n को क्या लिख दोगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहां n बाय v लिखोगे तो n इंटू m क्या हो गया, टोटल मास। टोटल मास किसके बराबर हो जाएगा बेटा, n इंटू m क्या हो जाएगा, टोटल मास। तो डेंसिटी किसके बराबर हो गई, टोटल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहां पर क्या आया था, n बाय वी एम। ये टोटल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे तो क्या आ जाएगी बेटा, डेंसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, डेंसिटी आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको, क्लियर है? अब अगर आप इसको फिर से रीअरेंज करते हैं, ये हमारे पास क्या था v, ये m, तो यहां पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करके 1/2 करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगी, यहां एनर्जी। एनर्जी बाय वॉल्यूम यानी कि ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, और इसे क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी। तो ये तीनों टर्म आपको, ये सॉरी चारों एक्सप्रेशन पता होने चाहिए, 3 प्रेशर के और एक ये वेलोसिटी का। क्लियर है बेटा? तो आपको ये ध्यान से समझना है, बहुत सारे बच्चों को इन फॉर्मूला में ये टर्म्स ही पता नहीं होती, फॉर्मूला लिख के दे देते हैं। बहुत जगह मैंने देखा है जो एक कलरफुल शीट्स दे रहे हैं, बहुत महंगी महंगी शीट्स दे रहे हैं, ठीक है, और वो सिर्फ क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख के दे देते हैं। भाई टर्म्स तो लिख दो, पता कैसे चलेगा कि कौन सी वैल्यू कहां रखनी है। ओके, तो मैं आपके लिए बिल्कुल डिटेल में ये चीजें लेकर आ रहा हूं बेटा। बस मुझे क्या चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। आप मुझे सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करके। अगर आप हाइप कर देंगे तो और भी बेहतर होगा बेटा। क्लियर है? और हमारी ज्ञानिस्ट ऐप को बेटा जरूर डाउनलोड करिएगा, उस पे भी हम बहुत सारी चीजें फ्री दे रहे हैं। और हो सकता है, मैं अभी डेवलपर से बात कर रहा हूं, उनकी थोड़ी लिमिटेशन है, वो फ्री में कोर्स नहीं देने दे रहे, तो हमने उसकी बहुत ही कम वैल्यू रखी है, जैसे 40 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज पर वीडियो नहीं है, 25 वीडियो के लिए, 20 वीडियो के लिए 40 रुपए, 50 रुपए ऐसा, क्योंकि वो मैंने मिनिमम जितना पॉसिबल था वो रख दिया है बेटा, ठीक है। बट हो सकता है जब तक आप ऐप पे जाकर पहुंचेंगे तो वो 0 हो जाए, फ्री कर दूं उसको। बात चल रही है कि कोर्स पूरा का पूरा हमें फ्री करना है। ओके, जैसे YouTube पे फ्री चल रहा है वैसे ही वहां पर भी फ्री चलेगा। बस YouTube पे ऐड आती है बीच बीच में जो डिस्टर्बिंग है, वहां पर कोई ऐड नहीं आएगी बेटा। ओके, तो VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बेटा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं रूट 3RT/m। जब R लेंगे मोल के लिए तो नीचे भी हमारे पास क्या होगा, मोल का मास होगा।
जब हम k लेंगे तो नीचे क्या होगा बेटा, स्मॉल m, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये 1 मोल का मास है, मास ऑफ 1 मोल। ये क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। क्लियर है बेटा, ये किसके बराबर होगा, m/Na के बराबर होगा। क्लियर है, Na इंटू के भी कर देंगे तो R हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा, जब R होगा तो 1 मोल, जब के भी होगा तो 1 मॉलिक्यूल। ऐसे यहां पर भी है 8RT/m, यहां R है तो m ही चल रहा है। ऐसे ही यहां पर 2RT/m, तो आपको याद रखना है RMS में 3 होता है, एवरेज में ये एवरेज बीच में लाई करती है, मीन वैल्यू, तो ये 2 और ये 3, ये 2.5 बेटा। ओके, मोस्ट प्रोबेबल में 2 है, 2.5 की जगह यहां 8/π होता है एग्जैक्ट, किसी किसी जगह ये दिया जाएगा, किसी जगह ये। यहां पर मैंने ये एडिशनल लिखा है बेटा, एडिशनल फ्रॉम साउंड वेव बेटा। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि पहले भी PYQ में ये रिलेट कर चुका है RMS स्पीड को स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस, कि गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है और उसमें से जो साउंड पास कर रही है उसकी स्पीड क्या है। साउंड में यहां गामा होता है बेटा, क्या होता है यहां पर, गामा, और RMS में क्या होता है, 3। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर क्या होता है, गामा, गामा क्या है, CP/CV बेटा। फिर यहां रेशो आ जाती है, बड़ा पॉपुलर हुआ पड़ा है आजकल ये टेस्ट सीरीज में, ये रेशो काफी पूछ ली जाती है बेटा, √3, √8/π, √2। अगर आप इसे डेसिमल में लेकर आएंगे तो 1.22, 1.11 और 1 बन जाएगा। क्लियर है। फिर अगर आप देखें बेटा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग सर्टेन वेलोसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। एक नंबर डेंसिटी है, सिंपली ये क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग सर्टेन वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम वैल्यू थी बेटा, और वो प्रोबेबल का मतलब वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या होती है, स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्पीड पोजेस करते हैं उसे मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं। तो मैक्सिमम नंबर की वेलोसिटी ये है, इसलिए ये मोस्ट प्रोबेबल। एवरेज इससे थोड़ी ज्यादा, RMS थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि ये 2 था फैक्टर, इसमें 2.5 था, इसमें 3 था। क्लियर है। टेम्परेचर के साथ ये वेलोसिटी रूट के प्रोपोर्शनल होगी बेटा। अगर टेम्परेचर सेम है, साउंड के लिए भी ये वैलिड है, इनके लिए भी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट होगी, ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती बेटा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये कर्व किधर शिफ्ट होगी बेटा, आगे की तरफ, और थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, थोड़ी सी नीचे। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी तो बढ़ गई बेटा, बट नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, तो इसलिए एरिया बढ़ गया, तो पीक को थोड़ा, एरिया सेम रहा तो पीक डाउन हो जाएगी, क्योंकि विड्थ बढ़ गई है बेटा। क्लियर है। फिर आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां पर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, किसी भी बुक में ज्यादा डिटेल में ये चीजें नहीं गिवन है, बट मैं आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल यहां पर देने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। नंबर ऑफ वेज इन विच द मॉलिक्यूल कैन पोजेस एनर्जी। बच्चों अगर हम मोनोटॉमिक गैस के लिए देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है कि पार्टिकल कितने तरीके से एनर्जी पोजेस कर सकता है। मोनोटॉमिक पार्टिकल, उसके पास तीनों ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज हो सकती है, ट्रांसलेशनल एनर्जीज हो सकती हैं। डायाटॉमिक मॉलिक्यूल बेटा, डायाटॉमिक मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल तो तीनों हो ही सकती हैं, ये 2 एक्सेस के अबाउट घूम भी सकता है, ये 2 एक्सेस के अबाउट घूम सकता है। इस एक्सेस के अबाउट एनर्जी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। तो 2 एक्सेस के अबाउट इसके पास रोटेशनल होती है, और 3 एक्सेस के अबाउट इसके पास लीनियर। तो 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल कितनी हो गई बेटा, 5। ये याद रखनी है बेटा, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पे जो क्वेश्चन आता है उसमें कभी कभार कहता है डायाटॉमिक है बट ट्रांसलेशनल एनर्जी बताओ, जब उसकी रोटेशनल एनर्जी बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि रोटेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, ट्रांसलेशनल की 3 है। ट्राइएटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए लीनियर होगा तो 5, वही। अगर लीनियर होगा बेटा तो इस एक्सेस के अबाउट कोई भी एनर्जी नहीं होगी,
नॉन लीनियर हो गया तो कोई भी ऐसा एक्सिस नहीं है जो तीनों पार्टिकल में से पास करे, इसलिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। समझे बेटा? एट हाई टेम्परेचर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर कंसीडर। ओके, अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है बेटा? वो होती है 3n-5 या फिर 3n-6, डिपेंड करता है। लीनियर है तो 5 तो चली गई, बाकी बची वाइब्रेशनल। अगर नॉन लीनियर है तो 6 चली गई, बाकी बची वाइब्रेशनल। एन क्या होता है? एटॉमिसिटी। डायटॉमिक के लिए एटॉमिसिटी 2 है, ट्राइएटॉमिक के लिए 3 है, उससे हायर 4, 5, जितने एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बना होगा। ठीक है, डायटॉमिक के लिए 2, ट्राइएटॉमिक के लिए 3 बेटा। समझे? फिर आता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर कंसीडर फॉर मोनोटॉमिक गैस। ये मोनोटॉमिक गैस के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती बेटा। यहां पर मैं एक और चीज मेंशन करूंगा, हाई टेम्परेचर के साथ एंड इलास्टिक बॉन्ड दिया जाता है बेटा। इलास्टिक बॉन्ड, जो एटम के बीच में बॉन्ड है उसको क्या कह दिया जाता है? इलास्टिक। कई जगह ये वर्ड यूज किया जा चुका है, पीवाईक्यू में 2-3 क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो अगर इलास्टिक बॉन्ड हो तब भी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको लेनी है। ओके बेटा, समझ रहे हैं? मोनोटॉमिक के लिए 0 हो गया, डायटॉमिक के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गई बेटा। फिर आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बच्चों। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है बेटा इसमें? ये पहले तो ये ध्यान में रखना है कि इट वाज गिवन बाय मैक्सवेल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the internal energy of the system is equally distributed among all the atoms or molecules of the system. Each molecule or atom possess 1/2 kBT kinetic energy corresponding to each translational and rotational degree of freedom. Okay, क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? ठीक है, तो हर एक ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितनी है? 1/2 kBT। एंड kBT एनर्जी फॉर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल के लिए, ट्रांसलेशनल के लिए 1/2 kBT, वाइब्रेशनल के लिए kBT। क्यों बेटा? क्योंकि जब ये दो एटम एक बॉन्ड बनाएंगे, जब ये वाइब्रेट करेंगे इस बॉन्ड के अलोंग, तो इनके पास 2 एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल होती है, एक काइनेटिक। तो एक सिंगल वाइब्रेशनल मोड के पास 2 एनर्जी है, इसलिए डबल कर दिया गया। तो एक वाइब्रेशन के लिए इनके डबल एनर्जी होगी, क्योंकि उसके पास 2 एनर्जीज होती हैं। फॉर अ मॉलिक्यूल हैविंग ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो टोटल एनर्जी क्या होगी? एफ। ये कौन सी ली गई है बेटा? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। वाइब्रेशनल एफ बी kBT। अब अगर मैं 1/2 kBT कॉमन निकालूं तो यहां क्या बचेगा? F प्लस 2F। क्या बचेगा बेटा? F प्लस 2F। तो ये हमारे पास क्या एक्ट करेगा? F इक्वलेंट बेटा। F इक्वलेंट क्या होगा? F प्लस 2F। अब अगर हम देखें मोनोटॉमिक के लिए ये 3 होगा, डायटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा? 7। क्यों? मोनोटॉमिक के लिए F कितना है? 3, वाइब्रेशनल कितना है? 0, डायटॉमिक के लिए F कितना है? 5, वाइब्रेशनल कितना था बेटा? 1। तो जब यहां वैल्यू पुट करोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 7। इस बात का ध्यान रखना है। इन जनरल फॉर 1 मोल एनर्जी कितनी होती है? F। अब ये F कौन सा है बेटा? इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। बट अगर हम जनरली जो ज्यादातर क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में ये F क्या होता है हमारे पास? ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है? इन जर्नल लिखा है मैंने, क्या लिखा है? इन जर्नल मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 5, जब हमने वाइब्रेशनल नहीं कंसीडर की, व्हेन आर नॉट कंसीडर। ओके बेटा, जब हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो ये हमारे पास 1 मोल के लिए एनर्जी है, n मोल के लिए क्या होगी? F इंटू n/2 RT बेटा। ये जो 1 मोल की एनर्जी है इसे मीन मोलिकुलर और ग्राम मोलिकुलर एनर्जी भी बोल देते हैं बेटा।
समझे? आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो टोटल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा। ये वाली जो एनर्जी होती है ये जनरली कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। इसे कौन सी एनर्जी कहा जाता है बेटा? ये काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर आ गई? NF/2 RT बेटा। तो अब वैल्यू क्या रख सकते हैं? ये हमारे पास डेल्टा टी बन गया, ये तो U है, डेल्टा U क्या होगा? यहां डेल्टा टी लगा देंगे बेटा। R डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो? NR डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो? P2V2 माइनस P1 है V1। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस, यानी कि ये, अब देखिए मैंने क्या कोई कंसीडर किया कि ये आइसोथर्मल है, आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है? कुछ भी कंसीडर नहीं किया है बेटा। सिर्फ और सिर्फ हमने अभी एक आइडियल गैस कंसीडर की है। तो ये किसी भी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, सभी के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? फिर आता है मीन फ्री पाथ। ये भी काफी चर्चा में रहता है, आजकल बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसके ऊपर, और सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं कि इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। क्या होता है? 1/√2 n pi d स्क्वायर। d इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, और n क्या है? फिर से नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बेटा। क्लियर है? जब आप n/v की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? P/kBt। तो kBt ऊपर चला गया, P नीचे है, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड प्रेशर बेटा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है, दोनों ही ध्यान में रखने हैं बेटा, ये दोनों ही ध्यान में रखना है। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। डी इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर आता है रिलैक्सेशन टाइम बेटा। द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? मीन फ्री पाथ डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो ये हमारे पास √T/P के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इसके बाद आता है बेटा थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आता है जीरोथ लॉ। देखिए जीरोथ लॉ ऐसा लगता है किसी साइंटिस्ट के नाम पे, नहीं बेटा, ये क्या है? जीरोथ लॉ ऐसे दिया गया है इसको नाम। जैसे फर्स्ट होता है ST लिखते हैं, सेकंड के लिए ND, ये जीरो के लिए TH लिखा गया था। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन किया गया था फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बाद, बट इट इज मोर बेसिक, तो इसको फर्स्ट लॉ से पहले रखना था। तो फर्स्ट से पहले क्या आता है? जीरो, इसलिए इसको जीरोथ लॉ कहा गया। क्या होता है? बहुत ही बेसिक है कि अगर दो सिस्टम A एंड B एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आते हैं, तो सिस्टम B is in thermal equilibrium with system C also, then A and C are also thermal equilibrium. क्या कहता है बेटा? Defined after second law, but it was so basic that it was placed before first law. ये लिख दिया। ये A and B आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B and C आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, A और C के बीच में इंसुलेशन है। The two systems are said to be in thermal equilibrium if their temperature becomes equal. अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो TA इक्वल टू TB है बेटा। B इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C, तो TB इक्वल टू TC है बेटा। यहाँ TB इक्वल टू TC। इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला? B से B कट गया तो TC इक्वल टू TA, तो CA एंड A आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो सिंपल, अगर ये दो थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये दो, तो ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। फिर आता है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी काफी बार कंपटीशन में आते हैं जिसमें वो बोलता है कि ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा। क्या ये बात समझ में आई? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हीट गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। ये कहा जाता है कि सिस्टम को जितनी हीट देंगे उसका कुछ पार्ट वो वर्क डन में यूज करेगा और कुछ पार्ट अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने में। तो इसलिए मैथमेटिकली क्या कहते हैं? हीट गिवन इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द गैस। ध्यान रखना है यहां पर क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम, इसलिए यहां क्या है? प्लस है बेटा। अगर ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो यहां माइनस आएगा,
जेई मेन में एक असर्शन रीजन इस तरीके का आया हुआ है बेटा स्टेटमेंट में, उसने फर्स्ट लॉ ऐसे लिख कर दिया है और उसने लिखा है वर्क इज डन ऑन द गैस, ये बाय द गैस है। बात समझ रहे हैं, बाय द गैस प्लस होगा, ऑन द गैस हो जाएगा, तो ये नेगेटिव होकर यहां माइनस आ जाएगा। समझे बेटा। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है, ये तो पता है ना सबको फॉर्मूला, ठीक है। केमिस्ट्री में थोड़ा अलग होता है, क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन अलग होती है बेटा केमिस्ट्री में। वर्क कब पॉजिटिव होगा, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम और व्हेन सिस्टम एक्सपैंड, जब वॉल्यूम बढ़ेगी। क्यों बेटा, अगर ये हमारे पास एक पिस्टन है तो गैस हमेशा कैसी फोर्स लगाएगी बेटा, गैस हमेशा पुशिंग फोर्स लगाती है। अब अगर ये पिस्टन बाहर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बाहर, फोर्स भी अब बाहर, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जब भी सिस्टम एक्सपैंड करेगा तो फोर्स अप्लाइड बाय गैस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा बेटा। नेगेटिव वर्क डन बेटा, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो अगर डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझे बेटा। Q is positive when heat is given to the system or heat absorbed or taken from the system, from the surrounding, sorry, ठीक है। जब हम सिस्टम को हीट देंगे तो वो पॉजिटिव होगी। When heat is given to the system, system absorb or take heat from surrounding, this is surrounding, okay। फिर आता है नेगेटिव, व्हेन हीट लीव द सिस्टम, जब हीट लॉस करता है सिस्टम। डेल्टा यू ये तो सबको मालूम है, ये कब होगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, ये जब टेम्परेचर डिक्रीज। क्यू एंड डब्ल्यू आर पाथ फंक्शन डिपेंड ऑन प्रोसेस, डेल्टा यू है स्टेट फंक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन प्रोसेस। एंड यहां पर एक और इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिख लेनी है, क्या बेटा, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस बेटा। डेल्टा यू 0 होगा फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। फिर आता है बेटा इंडिविजुअल एलिमेंट हीट, हीट के लिए क्या आएगा, एन सी डेल्टा टी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, सी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। दिस इज हीट यानी कि जूल पर मोल केल्विन, और कैलोरी पर मोल केल्विन बेटा। डेल्टा टी इज द टेम्परेचर चेंज। क्लियर है बेटा। आगे चलकर हम इनके बीच में रिलेशन भी देखेंगे कि ये तो मोलर हीट कैपेसिटी है, एक हमने कैलोरीमेट्री में बेटा, एक हमने कैलोरीमेट्री में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, स्पेसिफिक हीट, सिंपल स्मॉल एस के साथ, उसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है वो आगे चलकर हम देखेंगे। इंटरनल एनर्जी बेटा, ये हमारे पास क्या होती है, F/2 nRT, ये हमने अभी अभी पीछे देखा। तो चेंज किसके बराबर होती है, F/2 nR डेल्टा टी। इस nR डेल्टा टी को आप लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1। और आगे चलकर आप देखेंगे कि ये जो FR/2 होता है ये क्या होता है, CV। तो आप किसी भी प्रोसेस के लिए इसको लिख सकते हैं, फॉर ऑल प्रोसेसेस, ऑल प्रोसेसेस, सभी प्रोसेसेस के लिए आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है। मैं आपको याद करा दूं कि हमने हीट में क्या पढ़ा था, MS डेल्टा टी, उस S को स्मॉल c भी लिखते हैं। ये जो हीट थी ये क्या थी बेटा, हीट पर यूनिट मास, पर यूनिट मास पर केल्विन, पर केल्विन, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि ये क्या थी, जूल पर ग्राम केल्विन। क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं। तो वहां पर हम जाकर ये रिलेशन लिखते हैं कि ये किसके बराबर होता है बेटा, ये 1 मोल के लिए है। 1 मोल में कितने मास होता है बेटा, m, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, इतना। क्या ये बात समझ रहे हैं। दिस इज फॉर 1 मोल, 1 मोल मतलब m ग्राम, m ग्राम के लिए c है, तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा, c/m। तो वो स्मॉल c को क्या लिख दिया जाता है, कैपिटल C/m लिख दिया जाता है। ये आगे चलकर फिर से लिखेंगे। वर्क किसके बराबर होगा बेटा, वर्क होता है PdV, PdV है ना। और एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ विद वॉल्यूम एक्सेस। यहां आकर ये चीज आ जाती है बेटा, आपको ये बात समझनी है। यहां आकर आता, पूरा हम काइनेमेटिक्स पढ़ लेते हैं, NLM वर्क पर एनर्जी, वहां कहीं हमें ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि जो यहां dV लगा होगा बेटा, ओके, ये जो dV लगा होगा
ये हमारे पास जो है इसके इस एक्सिस के साथ हमें एरिया देखना होता है बेटा। क्लियर है? ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो क्या कह रहा है, अब अगर हमारे पास ये पीवी कर्व है, तो ये हमारे पास कर्व है बेटा, तो एरिया किसके साथ लेना है? वॉल्यूम एक्सेस के साथ लेना है। तो ये हमारे पास एरिया किसके साथ लेना है? वॉल्यूम एक्सेस के साथ। क्लियर बात? ठीक है। शेडेड एरिया, जो ये शेडेड एरिया वर्क होगा पॉजिटिव, क्योंकि यहां वॉल्यूम बढ़ रही है बेटा। इधर जाएंगे तो देखिए वॉल्यूम बढ़ रही है, ये कर्व इधर जा रहा है। ऐसे ही अगर ये वाली कर्व है, तो अब मुझे शेडेड एरिया किसके साथ लेना है? वॉल्यूम एक्सेस के साथ लेना है। अब यहां पर भी ऊपर जा रहे हैं हम, तो वॉल्यूम बढ़ रही है, तो वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है। फिर अगर हमारे पास ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो शेडेड एरिया मतलब एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप बेटा, पॉजिटिव। हाईएस्ट प्रोसेस, जो टॉप प्रोसेस है वो देखना है। अगर इस टॉप प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रही है बेटा, तो ये पॉजिटिव होगा। और मैंने साथ में ये भी लिखा है इफ क्लॉकवाइज, इफ अपर मोस्ट प्रोसेस इज एक्सपेंशन। दोनों तरीके से मैंने आपको लिखकर बता दिया है। या तो आप याद रख सकते हैं क्लॉकवाइज, या फिर ऊपर वाला प्रोसेस अगर हमारे पास क्या हो? एक्सपेंशन हो बेटा। फिर यहां पर ऊपर वाला प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस केस में आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, जिसमें ये एक शेप दी जाती है, एलिप्टिकल दे दी जाती है या सर्कल दे दिया जाता है, सर्कल या फिर एलिप्स बेटा। तो उस केस में एक रेडियस क्या होगा? ये वाली लेंथ v2 माइनस v1 डिवाइड बाय 2, ये वाला बेटा p2 माइनस p1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये रेडियस आ गया। तो एरिया क्या होता है? इलिप्स का होता है पाई ए बी, एक सेमी मेजर एक्सेस सेमी माइनर एक्सेस, और सर्कल में होता है आर स्क्वायर। तो यहां R1 R2 लग देना है, क्योंकि दोनों रेडियस अलग अलग हो सकते हैं बेटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा वर्क डन। क्लियर है? अगर हमारे पास क्रॉस लूप हो बेटा, ऐसे क्रॉस लूप हो, क्रॉस लूप में आपको देखना है कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। ये वाला क्लॉकवाइज है, ये पॉजिटिव है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो नेट वर्क डन क्या होगा? दोनों का सम विद साइन बेटा, तो A1 माइनस A2। क्लियर बेटा? वेरियस, ये वर्क डन क्या है? विद साइन। ओके। अब मैंने यहां पर वैल्यू लिख दी तो यहां माइनस लगा दिया। फिर आते हैं वेरियस प्रोसेसेस बेटा। कौन कौन से प्रोसेसेस हैं इसमें? आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है बेटा? जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो बेटा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो वॉल्यूम अंडर द कर्व क्या हो जाएगी? जीरो। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है बेटा। अगर एरिया अंडर द कर्व जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। वर्क डन जीरो हो गया। डेल्टा यू बेटा ये सेम रहता है सभी प्रोसेस में। यूजिंग फ्लोट, फ्लोट मतलब बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ये जो टर्म है FLOT, ये काफी सारी बुक्स में भी यूज की जाती है बेटा। तो Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो Q डेल्टा यू के बराबर आ गया, हमने ये वैल्यू रख दी। अब Q किसके बराबर होता है बेटा? ये होता है NC डेल्टा टी। अब ये हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ले रहे हैं, तो यहां से CV किसके बराबर आ गया बच्चों? CV आ गया FR/2, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा क्या ये बात समझ में आई? मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, डायाटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। समझे? फिर कहता है आइसोकोरिक प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक प्रोसेस। बहुत कम बच्चों को यह पता होता है बेटा, बहुत ही कम बच्चों को यह पता होता है। कई बार ये टेस्ट में आ जाता है कि आइसोमेट्रिक प्रोसेस है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि आइसोकोरिक को ही आइसोमेट्रिक कहा जाता है। फिर आता है बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस हमें क्या कहता है? आइसोबैरिक प्रोसेस कहता है प्रेशर इज कांस्टेंट। जो वर्क डन है, वर्क डन हमारे पास क्या था बेटा? PdV, P बाहर आ जाएगा तो dV की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? P डेल्टा V। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे
तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिल जाएगा बेटा। अब क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, V2, ये V1, तो ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा बेटा। क्या ये बात समझ रहे हैं? तो ये किसके बराबर होगा, इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा V और इसको आप लिख सकते हैं P, तो P डेल्टा V हो जाएगा। समझे? डेल्टा U किसके बराबर होगा बेटा, ये सभी प्रोसेस में सेम रहेगा। Q किसके बराबर होगा, NCP। CP क्या आ गया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। जब आप फ्लोट यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यूज करेंगे तो ये हम पुट कर दिया बेटा, तो Cp आ गया F/2 + 1R। मोनोटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा 5, क्योंकि यहां 3 पुट कर देंगे। डायटॉमिक के लिए 5 पुट करेंगे तो 7R/2। जब आप इन दोनों में रिलेशन देखते हैं तो ये बनता है मिरर रिलेशन Cp - Cv = R बेटा। नोट 1, अब ये फिर से आ गया बेटा, देखिए ये हमारे पास C क्या है, C क्या है बेटा, यहां पर जूल पर ग्राम केल्विन, और ये जो C है ये क्या है, ये है जूल पर मोल केल्विन। एक मोल में कितना मास होता है m, तो पर ग्राम क्या होगा C/m। तो Cp - Cv क्या होता है R, बट स्मॉल Cp - Cv अगर आप यहां वैल्यू पुट कर दो तो m स्मॉल Cp m स्मॉल Cv, तो m डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा Cp - Cv R/m बचेगा बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये ऐसे दे देगा Cp - Cv = A फॉर हाइड्रोजन = B फॉर नाइट्रोजन, तो दोनों A और B में रिलेशन निकालो, तो ये A हो जाता है, यहां हाइड्रोजन यहां नाइट्रोजन पुट कर देंगे बेटा, ये B, तो रिलेशन आ जाए। ओके, दूसरा नोट, Cp इज ग्रेटर देन Cv, तो हीट गिवन इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज ग्रेटर देन हीट गिवन इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर बेटा, फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर। सर्टेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा, ठीक है, ये समझ में आया अभी। फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज हायर देन कांस्टेंट वॉल्यूम। ये रिजल्ट, हाय 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 हाय, कितने ही क्वेश्चन है बेटा जेई मेन में और कितने ही क्वेश्चन है नीट में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा। अगर आपको ये नहीं पता तो आप अपना पेपर में बहुत ही वैल्यूएबल टाइम गवा सकते हैं और आंसर भी गलत मार्क कर सकते हैं। अगर हम हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो फ्रैक्शन ऑफ दैट हीट कन्वर्ट इनटू इंटरनल एनर्जी, वो हीट का कितना हिस्सा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो डेल्टा U/Q F/F+2 बेटा। फ्रैक्शन ऑफ हीट यूटिलाइज टू डू वर्क, वर्क डिवाइड बाय हीट क्या होगी 2/F+2। अगर इन दोनों को सम कर दें तो 1 होगा, क्योंकि हीट का कुछ हिस्सा वर्क में जाएगा और कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में जाएगा बेटा। क्लियर है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको पता होना चाहिए बेटा। क्लियर है? समझे? अब ये आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए है बेटा। फिर आता है आइसोथर्मल प्रोसेस व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। स्लो प्रोसेस होते हैं बेटा जनरली, दीज आर स्लो प्रोसेसेस। ओके, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है बेटा। ये जो कर्व हैं इनको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। इन पूरी कर्व पे, आइसोथर्म मतलब सेम टेम्परेचर कर्व, सभी पॉइंट पे टेम्परेचर सेम रहता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये कर्व इस ओरिजिन से ऊपर उठती रहेगी। ओके, इक्वेशन क्या हो गई, PV = कांस्टेंट, P1 V1 = P2 V2। वर्क डन किसके बराबर होता है, nRT। ये नेचुरल लॉग है बेटा, ये कौन सा लॉग है, नेचुरल लॉग है बेटा। क्लियर है? नेचुरल लॉग जो केमिस्ट्री में यूज करते हैं वो log बेस 10 यूज करते हैं। ये कौन सा लॉग है बेटा, नेचुरल लॉग। क्लियर? P1/P2 V2/V। क्लियर? फिर आता है डेल्टा U की वैल्यू 0, क्योंकि डेल्टा T क्या था, 0 था। तो हीट डेल्टा U + W यूजिंग फ्लोट, तो Q किसके बराबर आ गया, वर्क के बराबर आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेल्टा T 0 है, Q नॉन जीरो है, तो C क्या होगा, इनफाइनाइट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा। स्लोप ऑफ कर्व dP/dV - P/V होगी बेटा, क्या होगी, -P/V।
फिर आता है बल्क मॉडुलस ऑफ गैस। भाई साहब ये भी इलास्टिसिटी में भी चला जाता है ये क्वेश्चन, और स्पीड ऑफ साउंड में भी चला जाता है, क्योंकि वहां पर भी ये बल्क मॉडुलस यूज होता है टू राइट द स्पीड ऑफ अ साउंड बेटा। ओके, बल्क मॉडुलस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये किसके बराबर होगा? प्रेशर के बराबर होगा बेटा। ये किसके बराबर होगा बच्चों? प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, ये किसके बराबर है? प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होता है। ये याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन आता है कि एक गैस है, उसका प्रेशर इतना है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस कर रही है, तो बताओ बल्क मॉडुलस क्या होगा? तो सिंपल प्रेशर के बराबर ही आंसर हो जाएगा। फिर आता है एडियाबैटिक, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग बेटा। इन जनरल सडन प्रोसेसेस और क्विक प्रोसेसेस आर कंसिडर्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस। इक्वेशन बेटा पीवी रेज टू पावर गामा। इक्वेशन क्या है? पीवी रेज टू पावर गामा। गामा यहां पर क्या होता है? सीपी बाय सीवी, और जब आप इसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये बन जाता है 1 + 2 बाय एफ बेटा। एफ की वैल्यू 3 फॉर मोनोटॉमिक, तो गामा 5/3। 5/3 क्या होता है? 1.67, ये 1.4। डायाटॉमिक के लिए 1.4 बेटा। अब जब आप यहां पर पीवी को, यहां पर देखिए बाय पुटिंग v = nRT/P, यहां v किसके प्रोपोर्शनल है? T/P के। अगर आप यहां पर पुट कर दो v को T/P, तो किस में रिलेशन आ जाएगा? P and T में। अगर यहां पर पुट कर दो आप v को, P को पुट कर दो T/V, तो यहां पर रिलेशन किस में आ जाएगा? T and V में। तो ये रिलेशन के ऊपर भी बेस क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा यही यूज हो। ओके बेटा, तो ये आपको कन्वर्ट करने आने चाहिए, डायरेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। विद इंक्रीज इन वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर डिक्रीज, ऐसा क्यों होता है मैं आगे चलकर बताता हूं। अभी इसमें हीट 0 है तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी? 0 होगी। आइसोथर्मल में क्या थी? इनफाइनाइट। एडियाबैटिक में 0 बच्चों। क्या ये बात समझ में आई? डेल्टा यू का फॉर्मूला सेम रहेगा। अब f/2 को क्या लिखा जा सकता है? गामा इज 1 + 2/f, तो गामा -1 2/f, तो f/2 इज 1/γ-1। तो उसको हमने यहां पर यूज कर लिया, तो ये हमारे पास डेल्टा यू किसके बराबर आ गया? वर्क के। तो हमने यहां पर f/2 की जगह क्या रख दिया बेटा? 1। यहां कुछ गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ है ना। क्या होता है देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, ये किसके बराबर होता है? -ΔU के बराबर होता है, क्योंकि Q = ΔU + वर्क डन, ये 0 है। तो यहां पर थोड़ी सी जगह मैनेज करनी पड़ेगी। यहां अगर मैं यहां पर लिखूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा? P2 V2 P1 V1 डिवाइड बाय 1 - γ-1 लिखूं। तो उस माइनस को एडजस्ट कर देंगे तो ये 1 - γ बन जाता है। क्लियर है बेटा? फिर आता है नोट, ये वाला है जो ऊपर मैंने कहा था, लेटर बताता हूं। गैस एक्सपैंड एडियाबैटिकली, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वर्क डन पॉजिटिव, Q 0, तो डेल्टा यू नेगेटिव। डेल्टा यू नेगेटिव, सो टेम्परेचर डिक्रीज। वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है बेटा। फिर आता है स्लोप बेटा। स्लोप ये dp/dv होगा -γ-p/v होगा बेटा। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। और फिर आ जाता है बल्क मॉडुलस बेटा, गामा टाइम्स p। यही तो साउंड वेव में करेक्शन की गई थी। बल्क मॉडुलस को न्यूटन ने p के बराबर रखा था तो स्पीड अलग आई थी, लैप्लास ने गामा p रखा था तो करेक्ट स्पीड आ गई थी। फिर आता है बेटा जर्नल प्रोसेस। जर्नल प्रोसेस क्या कहता है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बेटा। PV⁻x कांस्टेंट, ये x कुछ भी हो सकता है, ये गामा नहीं है। ठीक है, डेल्टा यू का फॉर्मूला सेम रहेगा, बट वर्क का फॉर्मूला बदल जाएगा। वहां क्या था? 1 - γ, यहां क्या आ गया? x की जगह क्या आ गया? गामा। ऐसे ही अगर आप यहां पर स्लोप लिखना चाहेंगे तो स्लोप dp/dv क्या हो जाएगी? गामा की जगह x आ जाएगा, बाकी सब क्या रहेगा? सेम बेटा। तो जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये, जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये फॉर्मूला बेटा।
ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या कहता है कि मोलर हीट कैपेसिटी जब पीवी रेज टू पावर एक्स है तो यहां क्या आ जाएगा एक्स, एफ आर बाय 2 आर बाय 1 माइनस एक्स। सी की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, 0 से इन्फिनिटी। तो ये थे हमारे पास प्रोसेसर्स बेटा। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, कहेंगे, तो मैं इन सभी फॉर्मूला की एक शीट बनाकर YouTube पोस्ट में डाल दूंगा, जिसमें हीट, वर्क, डेल्टा यू, सी की वैल्यू सभी प्रोसेसर्स के लिए क्या होती है वो मैं एक शीट बनाकर डाल दूंगा। बट तभी जब आप मुझे कमेंट करके कहेंगे कि हाँ सर ये डाल दीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल है, मतलब आपके लिए स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा बेटा। ओके, फिर आता है ये नोट बेटा। ये कुछ क्वेश्चन के नोट है। क्वेश्चन तो मैं इस वन शॉट क्विक रिवीजन में नहीं करवा रहा हूं, बट कुछ शॉर्ट जब कुछ रिजल्ट आपको बता रहा हूं जो डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में यूजफुल होते हैं। अगर ये गैस एक्सपैंड करती है, गैस एक्सपैंड कर रही है बेटा फ्रॉम V1 टू V2, ओके, तो प्रोसेसेस ये आइसोबैरिक, ये आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक, ये आइसोपोरिक, ये ऑर्डर याद रखना है। आइसोबैरिक से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 ऐसे चलना है। तो एक्सपेंशन में आइसोथर्मल ऊपर होगा। एक्सप्लेन जब करते हैं तो स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं बेटा, अभी मैं वो यहां पर नहीं करूंगा। ओके, स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं बेटा कि डेल्टा वी सेम है, तो डेल्टा पी किस केस में ज्यादा होगा, एडियाबैटिक में, तो डेल्टा पी एडियाबैटिक में ज्यादा होगा। कर दिया, मैंने बोला था नहीं करूंगा बट फिर भी कर दिया, आदत है ना बताने की चीजों को कैसे होता है। ठीक है, सिंपल रट्टा नहीं मारना, समझ के भी कर सकते हैं। तो वर्क जो मेरा यहां पर बताने का मेन पॉइंट है वो ये है। क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल डायरेक्ट बेटा। क्या क्वेश्चन आता है कि एक गैस एक्सपैंड हो गई बाय सेम वॉल्यूम, आइसोथर्मल से या एडियाबैटिक से, तो बताओ किस केस में वर्क ज्यादा होगा। अगर आपको ये कर्व पता होगी बेटा, तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये आपको क्या बताएगा, वर्क डन। किस केस में वर्क डन ज्यादा है, आइसोथर्मल कर्व के लिए वर्क डन ज्यादा है बेटा। क्लियर है, तो ये आपको याद होना चाहिए। व्हेन गैस एक्सपैंड फ्रॉम V1 टू V2, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस इज मैक्सिमम, फिर आइसोथर्मल में है, फिर एडियाबैटिक। समझे बेटा। ऐसे जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी बेटा, तो ये आइसोबैरिक है ना, तो यहां से 1 2 3 4 चलेगा, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोपोरिक। अब आइसोथर्मल कर्व नीचे आ गई। ये देखो मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ था, तो बच्चे ने ये थोड़ा सा वहां से बना दिया। अब वॉल्यूम देखनी है, प्रेशर चेंज सेम है, प्रेशर चेंज सेम है, तो अब आपको वॉल्यूम कंपेयर करनी है बेटा। अगर ये दोनों ही प्रोसेस एडियाबैटिक हो, बोथ प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक, तो बेटा मोनोटॉमिक गैस के लिए नीचे होगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए गामा बड़ा होता है। गामा फॉर मोनोटॉमिक गैस इज ग्रेटर देन गामा फॉर डायटोमिक, जिसका गामा ज्यादा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोनोटॉमिक है, ये डायटोमिक। ओके, फिर ये एक रिजल्ट है जो काफी सारे क्वेश्चन में यूज होता है, काफी बार कंपटीशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम एट दिस, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री, ये सब दिया होता है बेटा। तो इसमें जो हीट देंगे वो mLV होगी, कैलोरीमेट्री में देखी थी बेटा। वर्क डन जो होता है वो P डेल्टा V से आता है। 2026 जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है, वो थोड़ा अलग है बट यही कंसेप्ट लगना था। हीट देंगे, फिर वर्क क्या आएगा, P डेल्टा V से बेटा वर्क आ जाएगा। फिर जो डेल्टा यू है वो किसके बराबर होगी, हीट माइनस वर्क से डेल्टा। तो 1 ग्राम वाटर के लिए, ये मैंने स्टार लगवाया हुआ है, 1 ग्राम वाटर के लिए अगर आप इसे स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी, 50। 0.1 ग्राम के लिए कितनी चेंज होगी, 50 कैलोरी। 1 ग्राम के लिए 500 कैलोरी, 2 ग्राम के लिए 1000 कैलोरी, 10 ग्राम के लिए 5000 कैलोरी। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई गई थी बेटा। 1 ग्राम वाटर की वॉल्यूम होती है 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब होती है बेटा। ओके, फिर ये एक रिजल्ट आता है बेटा। ये एक क्वेश्चन आता है जिसमें काफी सारे बच्चे फंस जाते हैं। मैंने अक्सर, मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई भी टेस्ट सीरीज ऐसी होगी जिसमें मैंने ये क्वेश्चन ना दिया। ठीक है, ये दो प्रोसेसेस दिए गए, ए से बी आता है, ये प्रेशर वॉल्यूम दिए गए, टेम्परेचर अगर आप ए और बी पे देखेंगे तो ये दोनों टेम्परेचर सेम आ जाते हैं। तो मैं बच्चों से पूछता हूं
क्या ये प्रोसेस आइसोथर्मल है? बच्चा कहता है हाँ जी टेम्परेचर सेम है, आइसोथर्मल है, बट प्रोसेस ए बी इज नॉट आइसोथर्मल। क्यों? आइसोथर्मल में ये हाइपरबोलिक कर्व होती है बेटा। इस हाइपरबोलिक पे यहां पर भी टेम्परेचर सेम है, यहां भी टेम्परेचर सेम है। अगर आप लाइन ज्वाइन कर दोगे तो क्या ये भी आइसोथर्मल होगी बेटा? इन एंड पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है, बट सभी पॉइंट पे टेम्परेचर सेम नहीं होता बेटा। क्या ये बात समझ रहे हैं? इसी कर्व के ऊपर बेस्ड है अगला पॉइंट, इसी कर्व के ऊपर बेस्ड है अगला पॉइंट। तो यहां से पहले ये सेपरेशन बढ़ेगी, फिर ये सेपरेशन कम होगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम ए टू मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीज टू बी। यहां पहले बढ़ेगा, फिर ये कम होगा, बीच में कहीं यहां पर टेम्परेचर क्या होगा बेटा? मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। बीच में कहीं यहां टेम्परेचर क्या होगा बेटा? मैक्सिमम होगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? तो अब ये मैक्सिमम टेम्परेचर निकाला कैसे जाता है? ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक बेटा, ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। इसके लिए ग्राफ के ऊपर थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए। आप इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करेंगे, जहां पर वो प्रेशर एक्सेस को कट करेगा वो P1 है, जहां वो वॉल्यूम एक्सेस को कट करेगा वो V1 है। तो P1 बाय P2, V1 बाय V2। इस कर्व में जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया है ये 3P0 आएगा, यहां ये 3V0 आएगा, तो ये बन जाता है 9P0 V0 बाय N1। ये मैंने वैल्यूज इसलिए पुट की हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जब भी मिलेगा ये वैल्यू के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ प्री एक्सपेंशन। बच्चों प्री एक्सपेंशन का कंसेप्ट क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि जब गैस एक्सपेंड होती है अगेंस्ट वैक्यूम, यहां पर कोई प्रेशर नहीं है, इंसुलेटेड कंटेनर है, ये कैसा कंटेनर है? इंसुलेटेड, तो वर्क क्या होगा? जीरो। क्यों बेटा? क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या था? जीरो था। प्रेशर क्या था बेटा? जीरो। जिसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रही है वो प्रेशर क्या था बेटा? जीरो था। क्या ये बात समझ रहे हैं? क्यों जीरो है? क्योंकि इंसुलेटेड कंटेनर है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो टेम्परेचर क्या रहता है? सेम। इन प्री एक्सपेंशन वर्क डन, हीट, टेम्परेचर चेंज, सब कुछ क्या रहता है? जीरो। रियल गैस होगी तो प्रैक्टिकली टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के बीच में सेपरेशन बढ़ जाएगी, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। समझ आया बेटा यहां तक? मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। ठीक है, बीच में आपने देखा पूरी वीडियो में हम कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं। मैं आप लोगों की सपोर्ट मांग रहा हूं सिर्फ, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके नोट्स दे भी तो रहे हैं बेटा, तो आपकी सपोर्ट हमें चाहिए बेटा। उस सपोर्ट के लिए आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? वीडियो को लाइक करिए बेटा, कमेंट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, हाइप कर देंगे तो बात ही क्या है। ओके, मिक्सिंग ऑफ टू नॉन रिएक्टिव गैसेस बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे N1 प्लस N2, टोटल मास हो जाएगा मिक्सचर का, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेटा, तो N1 M1 N2 M2 डिवाइड बाय M1 प्लस। Cp के लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला है, Cv के लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला है, बट गामा के लिए मैं अक्सर क्लास में ये लिखवाकर कटवाता हूं बेटा। गामा अगर मैंने ये नोट्स बनाए होते तो मैं इसको ऐसे लिखता और ऐसे काट देता। अभी मैंने यहां पर इसको लिख दिया है और यहां काट दिया है। ये चीज आपको याद रखनी है बेटा कि गामा के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। गामा के लिए आप क्या करेंगे? जा तो CpCv फाइंड करेंगे, उसकी रेशो लिखेंगे, या फिर आप F फाइंड करेंगे, 1 + 2/F लिखेंगे। समझे? टेम्परेचर ये वही है जो कैलोरीमेट्री में लिखा था, M1 S1 T1। यहां M की जगह मास है, S की जगह डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों की सेम हो तो यहां कॉमन आके कट जाएगा, तो N1 T1 N2 T2 ये बन जाएगा। क्लियर है बेटा? लास्ट में हमारे पास क्या आता है? रियल गैस बेटा। इट डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर ड्यू टू मेनली टू रीजन। ये पता होना चाहिए बेटा, कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द टू मेन रीजन फॉर डेविएशन। पहला, इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल। मैंने क्या कहा था? आइडियल गैस में पहला पॉइंट हमने लिखा था कि इंटरेक्शन फोर्स नहीं होती। दूसरा, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जो हमने आइडियल गैस है उसके लिए साइज निगलेक्ट किया था, रियल गैस में साइज कंसीडर करेंगे।
फिर हमारे पास रियल गैस इक्वेशन आती है वैन डेर वाल इक्वेशन, P प्लस एन स्क्वायर A बाय वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इक्वल टू nRT, A प्लस A एंड B आर कॉन्स्टेंट। फिर ये हमारे पास कर्व आती है बेटा, ये दो गैसेस दिखाई जाती हैं और कहा जाता है किसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो आपको देखना है लो प्रेशर पे जो गैस आइडियल गैस के पास में है, लो प्रेशर है तो हाई टेम्परेचर पे इट बिकम्स एज अ आइडियल गैस। तो जो आइडियल गैस के ज्यादा पास है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा बेटा। क्लियर है, ये बात समझ में आई। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये Z होता है बेटा, ये Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, रियल गैस का वॉल्यूम डिवाइड बाय आइडियल गैस का वॉल्यूम बेटा। क्लियर है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, इसमें दो ही स्टेटमेंट अब हमारे पास बची हैं। मैं इंजन के बारे में भी बताऊंगा, एफिशिएंसी के फॉर्मूला के बारे में बेटा। वैसे तो वो सिलेबस से कट गया है, बट कभी कभार थोड़ा सा आउट जाकर अगर एक सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। क्लियर है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट रेजर्वायर एंड कंप्लीट कन्वर्जन इनटू वर्क। ये एनसीईआरटी की लाइन थी बेटा। कहता है कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसका सिर्फ एक ही काम है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करे और कन्वर्ट कर दे वर्क में। इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट एब्जॉर्ब्ड हीट कंप्लीटली इनटू वर्क बेटा। दूसरी स्टेटमेंट है क्लॉजियस स्टेटमेंट बेटा। ये क्या कहते हैं, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर। कहता है हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोल्डर रीजन टू हॉटर विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। कहता कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसका सिर्फ एक ही काम हो कि वो कोल्डर से हीट ले और हॉटर को दे दे। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है बेटा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है हीट इंजन बेटा। हीट इंजन हमें क्या कहता है बच्चों, सोर्स है, सोर्स से, अब ये हमारे पास सिलेबस में नहीं है, नॉट इन अपडेटेड सिलेबस बेटा, बट बेसिक दो ही पॉइंट है, 2 मिनट का टाइम लगेगा आपको। अगर फॉर्मूला पता होगा, अगर आउट ऑफ द सिलेबस एक सिंपल क्वेश्चन आ गया तो आप उसे कर पाएंगे। सोर्स से हम हीट लेते हैं, कुछ वर्क करते हैं और बाकी हीट रिजेक्ट कर देते हैं। तो हीट जितनी आई वो वर्क और रिजेक्टेड हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन ये आ गया। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क आउटपुट डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड बेटा। जब आप वर्क को लिखेंगे Q1 माइनस Q2 तो डिवाइड करके ये बन जाएगा बेटा। तो 1 माइनस ए, यहां मॉडुलस इसलिए लगाया ताकि आप बाद में फिर से साइन पुट ना करें। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस Q2 बाय Q1। Q2 क्या है, हीट रिजेक्टेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड। आइडियल हीट इंजन बेटा कार्नोट इंजन था। ये हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस होते थे और इसमें क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस होते थे। क्वासी मतलब नियरली स्टैटिक, जो नियरली स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेसेस से ये बना हुआ था। 4 थे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। जब आप इसकी एफिशिएंसी देखते हैं तो वो आती है 1 माइनस Q2 बाय Q1 विच इज 1 माइनस T2 बाय T1। फॉर आइडियल हीट इंजन, कोई भी अगर हमारे पास आइडियल हीट इंजन है बेटा, आइडियल हीट इंजन के लिए हमारे पास जो हीट है उसकी जो रेशियो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नॉन आइडियल हीट इंजन के लिए ये एफिशिएंसी इस एफिशिएंसी से हमेशा कम होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ आइडियल के केस में है। एन कन्वर्ट इंजन इज मैक्सिमम एफिशिएंसी है ये एन का मतलब क्या है, एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज मैक्सिमम फॉर एन इंजन वर्किंग बिटवीन T1 एंड T2। अगर इस टेम्परेचर लिमिट में कोई इंजन वर्क कर रहा है तो दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट इंजन कैन हैव। इसके साथ ये हमारा वन शॉर्ट वीडियो फ्रॉम काइनेमेटिक, केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स खत्म होता है। क्लियर है, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए बेटा। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।